तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफॉर्मेशन के बारे में। पूरी डिटेल से जानेंगे कि रेफॉर्मेशन क्या था, इसके क्या कारण थे, क्यों हुआ था और कौन इसका मेन जिसने इसको शुरू किया था, सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और भी वीडियोज़ देखना चाहें तो आप ऊपर आई बटन पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोस के लिंक दे रखे होंगे। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से हम। तो सबसे पहले ये था क्या, रेफॉर्मेशन था क्या, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसको कई बार ना प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय पे ये जो किया गया था वो मेन था कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट। कैथोलिक चर्च था यानी कि उस समय के एक चर्च होता था यूरोप में, जो मेन चर्च होता था जिसमें पॉप होता था, और उसी के अंडर बाकी के चर्चेज होते थे, और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती थी, काफ़ी वेल्थ होती थी, जिस कारण ये टेंशन क्रिएट हुई। उसके अगेंस्ट ये रेफॉर्मेशन हुआ था। रेफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार करना किसी चीज़ में, तो इसे जो है रिलीजियस रेफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। तो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन, प्रोटेस्ट किसी चीज़ के अगेंस्ट आप जब प्रोटेस्ट करते हैं तो इसीलिए इसे प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन भी कह दिया जाता है। तो सबसे पहले ये नॉर्दर्न और सेंट्रल यूरोप में भी हुआ था, और इसके जो मेन क्रिएटर थे जिसने इसकी शुरुआत की थी, सबसे बड़ा दिमाग था जो रेफॉर्मेशन के पीछे, वो था मार्टिन लूथर का। और बाकी के जो एक दो और थे जो मेन प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन का हिस्सा थे, वो थे जॉन कैल्विन और हेनरी एट्थ। इन लोगों ने, जो पेपाल होता था उस समय का, पेपाल जो चर्च का मेन हेड होता था उसको पॉप बोला जाता था, जिसके अंदर अब बाकी के चर्चेस भी होते थे, और उस पॉप के साथ जितने भी और अधिकारी होते थे उस चर्च के, जो भी बिशप्स वगैरह होते थे उस चर्च में मेन, उनको पेपाल बोला जाता था, पॉप से ही पेपाल। तो उन अथॉरिटी के खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मार्टिन लूथर ने किया, जॉन कैल्विन ने किया, और हेनरी एट्थ ने उसकी अथॉरिटी के खिलाफ, उस सभी चीज़ों के खिलाफ जो उन्होंने उस समय गंदगी फैला रखी थी उन्होंने रिलीजन में, उसके खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और इस चीज़ के कारण, जब पॉप इतना ताकतवर है, उसके पास इतनी सोर्सेज हैं, इतनी इकोनॉमी है, इतना वेल्थ है, इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो उस कारण जो है काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इजीली, जो मार्टिन लूथर आए इजीली और वो अपना जो नया प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन है उसे चलाए, और प्रोटेस्टेंटिज्म, जिसे इसे प्रोटेस्टेंटिज्म भी कहा जाता है, उस चीज़ का प्रचार करे। चर्च इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने देगा, उसके पास काफ़ी पावर है। तो इसलिए काफ़ी इसके लिए लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनको मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो काफ़ी ब्लडी सा सीन हो जाता है। और इसके साथ ही 30 ईयर वॉर भी चलती है जर्मनी में, उसका कारण भी यही होता है। हम आगे बात करेंगे वीडियो में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले इसे किसने स्टार्ट किया, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है वैसे। जो मार्टिन लूथर था वो जर्मनी में रहता था, और एक जर्मन मॉन्क था एक तरह, और उसी ने सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत की थी, और इसी कारण उसने इस चीज़ को चलाया था। प्रोटेस्ट करने शुरू किए थे, और उसके फॉलोअर्स को जो है वो प्रोटेस्टेंट्स कहा जाने लग गया था। प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसकी इस थ्योरी को कहा जाता है जो चर्च के अगेंस्ट थी, और उसके फॉलोअर्स को प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है। और उसके साथ ही काफ़ी लोगों ने उसकी सहायता भी की, उसके साथ चले गए। गवर्नमेंट भी के भी काफ़ी जो ऑफिसेस थे, काफ़ी लोग थे, ऑफिसर्स थे, वो भी इस प्रोटेस्टेंट आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि उनके पास उतनी पावर नहीं थी। वो भी चाहते थे कि चर्च से पावर छीन ली जाए और पावर सारी हमारे पास आ जाए। तो इस कारण काफ़ी सपोर्ट भी मिली इस प्रोटेस्टेंटिज्म को, लेकिन काफ़ी विरोध भी चला। तो सबसे पहले तो लूथर ने अपना एक नया चर्च शुरू किया जिसे प्रोटेस्टेंट चर्च कहा जाता था। उस चर्च में जो भी बुराइयां थी पहले के जो कैथोलिसिज्म में, उन बुराइयों को हटा दिया गया और एक नया चर्च जो है स्थापित किया गया लूथर के द्वारा, जिसे द लूथरन चर्च भी कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट चर्च भी कहा जाता है। और लूथर ने क्या किया था, मार्टिन लूथर ने बाइबल जो होती थी उस समय में, ज़्यादातर बाइबल जो थी लैटिन में होती थी, उसे जर्मन में भी ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म थी, रेफॉर्मेशन था, इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी सबसे पहले। तो उसने उसे जर्मन में भी ट्रांसलेट किया ताकि जो नॉर्मल लोग भी उसे ईजीली पढ़ पाएँ, और ये जो पोप की या बिशप्स की अथॉरिटी है, कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी है, उस चीज़ से उसे छुटकारा मिल जाए। तो आगे सबसे पहले इसके कारण क्या थे, रेफॉर्मेशन क्यों हुआ। जब भी किसी चीज़ में, जब भी किसी धर्म में, या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है, बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ें आ जाती हैं, तब ये रेफॉर्मेशन, सुधार उस चीज़ में लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, या फिर अपहेबल अपराइजिंग्स होती हैं। तो इसके पीछे भी काफ़ी कॉजेज़ थे। सबसे पहले जो पॉलिटिकल कॉजेज़ थे उनको हम डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ में
जैसे उस समय के पॉप के पास, जो कैथोलिक चर्च का पॉप होता था, वो पूरे यूरोप के जो चर्चेस होते थे उनका हेड होता था, और उसकी वहाँ के राजा से भी, किसी भी स्टेट का अगर राजा है तो उससे भी ज़्यादा उसके पास पॉलिटिकल पावर्स होती थी। सभी चर्च की जो भी चीज़ें होती थी, इसी के साथ हम इकोनॉमिक कॉज भी डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमी में जो भी लैंड होती थी उसका लगभग जर्मनी में या और जो यूरोप में का 1/3 लगभग जो था वो सिर्फ चर्च के पास था, यानी बाकी डोनेशंस करते थे लोग, वो चीज़ें अलग थी, लेकिन लैंड भी इतनी ज़्यादा जो थी वो चर्च के पास थी, जिस कारण से जो लोग थे, जो खास तौर से राजा थे, वो भी काफ़ी राजा चाहते थे कि ये प्रोटेस्टेंटिज्म सफल हो, और जो चर्च के पास इतनी वेल्थ है, इतनी पॉलिटिकल पावर है, वो एक राजा को हटा भी सकता था, वो उसको धर्म से निकाल देता था, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी से निकाल देता था, जिसके कारण लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते थे, और वो राजा राजा भी नहीं रह सकता था पॉप की मंजूरी के बिना। तो इसीलिए राजा भी जो थे वो चाहते थे कि ये इकोनॉमी भी हमारे पास आए और हमारी पॉलिटिकल पावर भी बढ़े। तो ये भी एक कारण था जो प्रोटेस्टेंटिज्म को, इस रेफॉर्मेशन को इतना बढ़ावा मिला, ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण था। इसके अलावा रेनेसा हुआ था। रेनेसा के ऊपर दोस्तों मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। रेनेसा एक मूवमेंट थी जिस मूवमेंट में काफ़ी नई चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई थी, जैसे कि नई लैंड्स की ओर चला गया था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो सभी चीज़ें इस समय में हुई थी, काफ़ी पढ़ाई को भी इस समय पे बढ़ावा मिला था। बाकी डिटेल में आप ऊपर वीडियो पे जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं, और अगर पहले से पता है तो वेल एंड गुड। हम चलते हैं आगे। तो इमोरलिटी इन रिलीजन, उस समय में रिलीजन जो थी, क्रिश्चियनिटी जो थी, कैथोलिक चर्च की वजह से बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे उसके। जो चर्च के हेड होते थे, बिशप्स होते थे, खास तौर पे जो पॉप होता था, वो बहुत ही ज़्यादा अमीरी की लाइफ जीता था, बहुत ऐशो आराम करता था, और बिशप्स भी, नॉर्मल जो बिशप्स होते थे वो भी लोग अपनी जो इतनी सारी उनके पास इकोनॉमी थी उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, और अपनी इतनी पावर का भी लोगों के ऊपर से, उनसे एक तो पैसा लेते थे, ऊपर से उनको रिलीजन भी उनके हिसाब से नहीं चलने देते थे, वो खुद की चीज़ें बीच में ऐड कर देते थे जो उनके लिए बेनिफिशियल होती थी। तो ऐसे में रिलीजन जो था वो काफ़ी इमोरल हो चुका था, वो बहुत ही लस्ट और सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है बिशप्स द्वारा, प्रीस्ट द्वारा किया जाता था। इसीलिए इस रेफॉर्मेशन मूवमेंट को, जो धर्म सुधार आंदोलन था, वो शुरू हुआ था। और इसमें सबसे पहले, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मार्टिन लूथर का रोल सबसे ज़्यादा था, तो वो भी एक अहम कारण बन जाते हैं इस रेफॉर्मेशन के पीछे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो रेफॉर्मेशन है या प्रोटेस्टेंटिज्म, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, वैसे मेन रेफॉर्मेशन कहा जाता है क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन था, और उसके जो साथ थे उसे, उन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है, या प्रोटेस्टेंटिज्म इस पूरी थियोरी को कहा जाता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा और भी फॉर्म्स बन गई थी, जैसे कि काल्विनिज्म, ये और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्म्स थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी। ये डच में चला था, डच ने हमारे इंडिया पर भी कब्जा रखा है काफ़ी समय, तो वो चीज़ें भी हैं, यानी कि आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कह रहा हूँ मैं। तो डच में जो था उसे कैल्विनिज्म कहा जाता था, और कैल्विनिज्म जो था इस प्रोटेस्टेंटिज्म से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, और स्कॉटलैंड में भी कैल्विनिज्म जो था इसको प्रेस्बाइटेरियनिज्म कहा जाता था, प्रेस्बाइटेरियनिज्म, ठीक है, ओके, राइट है प्रोनाउंसिएशन। काफ़ी देयर वर अदर इवन मोर स्ट्रिक्ट वर्जन्स ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। अब क्या स्ट्रिक्ट होगा, स्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्जन्स थे इंग्लैंड में, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट थी, जिन्हें प्योरिटन्स कहा जाता था। इंग्लैंड में जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्टर वर्जन था प्रोटेस्टेंटिज्म का, उसको प्योरिटन्स बोला जाता था, यानी ये और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, और इसी कारण काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर्स किए गए इन प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ, इनको जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो इसके विरोध में एक काउंटर रेफॉर्मेशन भी शुरू हुआ। रेफॉर्मेशन क्या था, धर्म सुधारने के लिए हुआ था रेफॉर्मेशन। तो उन्होंने कैथोलिसिज्म की बजाय एक प्रोटेस्टेंटिज्म की जो शुरुआत की थी, उसमें क्या होता था कि वो अपने नए चर्च खोल रहे थे, जैसे मार्टिन लूथर ने भी अपना नया चर्च खोला था। तो जो उस समय के मौजूदा पॉप थे, जब बिशप्स थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद के ही धर्म में जो है सुधार करें, ताकि ये जो लोग हैं ये प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ ना जाएं, हमारे ही धर्म में रहें और कैथोलिक चर्च ही सही हो जाए। इसको बोला जाता है काउंटर रेफॉर्मेशन, यानी उस रेफॉर्मेशन से लड़ाई करने के लिए इन्होंने खुद के ही धर्म में एक अलग से रेफॉर्मेशन चला दिया, जिसे काउंटर रेफॉर्मेशन बोला जाता है। और इसी की वजह से जो था
कैथोलिक चर्च में भी काफ़ी सुधार आया, उसकी स्पिरिचुअलिटी में सुधार आया, और जो भी लाइफ वो जीते थे लस्ट वगैरह की लाइफ, जो आराम ऐशो आराम की, उनको उसमें थोड़ी कमी आई, और थोड़ा सा जो था ये कैथोलिक चर्च सही होना भी शुरू हो गया था इसके कारण। और आगे अब हम अंत में बात करते हैं कि रिजल्ट्स क्या निकले इस प्रोटेस्टेंटिज्म के या इस रेफॉर्मेशन के। तो सबसे पहले जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही खतरनाक थे, यानी बहुत ज़्यादा जो धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ हुई। फ्रांस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, स्पेन में हुई, इंग्लैंड में हुई, सभी जगह, जर्मनी में हुई। जहाँ जहाँ पर ये प्रोटेस्टेंटिज्म चला वहाँ वहाँ पर इसके काउंटर में, इसको टैकल करने के लिए लड़ाइयाँ भी साथ में चली, क्योंकि वहाँ के जो पॉप होते थे, बिशप्स होते थे, वो नहीं चाहते थे कि इसके खिलाफ हो, कि हमारी जो सत्ता है वो जाए, हमसे पावर छीन ली जाए, हमसे जो इतनी इकोनॉमी है हमारे पास वो छीन ली जाए। और कुछ राजाओं ने भी इसका सपोर्ट किया, जिसके कारण दो दो स्टेट्स में भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। सबसे पहले स्पेन और फिर फ्रांस ने जो है डच के खिलाफ लड़ाई कर दी, तो ऐसे में ये चीज़ें थी। और जर्मनी में जो थी वो 30 इयर्स वॉर चली, ये पूरी की पूरी लड़ाई थी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक स्टेट्स के बीच में। 30 इयर्स वॉर काफ़ी ज़्यादा ब्लडी थी। इसमें कहा जाता है कि 40% ऑफ जो जर्मन की आबादी थी वो चली गई थी, ख़त्म हो गई थी इस लड़ाई के कारण। बाकी आप डिटेल्स चेक कर लेना एक बार, लेकिन मैंने पढ़ा था बीच में 40% और जो इनकी पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो गई थी। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है ना, लगभग ख़त्म होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर दो अगर आपकी कोई सजेशन है या किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो। तो स्पेन में क्या था, जो किंग्स थे, वहाँ के राजा थे, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्टेंट लोगों को जलाया था, उनको तशद्दुद दिए थे। सभी जगह हुआ था ये, वैसे इंग्लैंड में भी हुआ था, और सभी जगह जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज में प्रोटेस्टेंटिज्म चला, उतनी ही वहाँ पर सभी जगह पर जो उसके काउंटर में लड़ाइयाँ चली, उनको मारा गया, उनको तशद्दुद दिए गए। और इसके अलावा इसमें काफ़ी दो चीज़ें जो थी वो बेहतर भी हुई थी, काफ़ी चीज़ें वैसे तो। एक तो नया रिलीजन, अब लोग जो थे रिलीजियसली फ्री हो गए थे, उनको रिलीजियस फ्रीडम मिल गई थी एक तरह से जब ये ख़त्म हुआ। और उसके बाद वो लोग चाहें तो प्रोटेस्टेंटिज्म में चलें, चाहे कैथोलिसिज्म में। तो अब एक नया मॉडर्न सा एरा आ गया था इस रेफॉर्मेशन की वजह से। जितना कुछ अच्छा पहले रेनेसां की वजह से हुआ था, उतना ही लगभग इस रेफॉर्मेशन की वजह से भी हुआ था। इसके बाद जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई लोगों की, कल्चर में सुधार आया, और एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा सुधार आया, क्योंकि पहले एजुकेशन क्या होती थी, वो सिर्फ कैथोलिक चर्च के पास राइट होता था और वो खुद के अकॉर्डिंग एजुकेशन देता था। लेकिन इसके बाद जो थी एजुकेशन, वो नॉर्मल लोगों के पास आई, लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगे, और यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला इसके रेफॉर्मेशन के बाद। तो यहीं तक थी फिलहाल हमारी ये वीडियो, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक देखिए तो डेफिनेटली आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। अगर और वीडियोस देखनी है तो आप देख सकते हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय फॉर नाउ।